नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और लड़ाई कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक बेहद खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी मौत की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि मैं जिंदा हूं, लेकिन इस बयान के पीछे छिपा संदेश इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि सिर्फ 20 दिनों के भीतर इजराइल ने ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को लगभग खत्म कर दिया है। देखिए इसमें खास रिपोर्ट। नेतन्याहू बोले, मैं जिंदा हूं। ईरान की न्यूक्लियर क्षमता खत्म करने का दावा। 100 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर तबाह। इजराइल का दावा। IRGC का दावा। F-35 को नुकसान। कतर LNG प्लांट पर हमला। तेल कीमतें $180 तक जाने की आशंका। लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर। UAE ने आतंकी नेटवर्क पकड़ा। सऊदी ने कई ड्रोन मार गिराए। UN में ईरान पर आपात बैठक। मिडिल ईस्ट की जंग में अब बयानबाजी भी उतनी ही तीखी हो गई है जितनी जमीनी लड़ाई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि वे जिंदा हैं और पूरी तरह सक्रिय हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान की परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उनके मुताबिक इजराइल अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि निर्णायक जीत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि इस युद्ध के 3 बड़े लक्ष्य हैं: ईरान के न्यूक्लियर खतरे को खत्म करना, मिसाइल क्षमता को नष्ट करना और ईरानी जनता के लिए नई परिस्थितियां बनाना। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि सिर्फ हवाई हमले काफी नहीं होंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर जमीनी कार्रवाई भी हो सकती है। इससे साफ है कि इजराइल इस जंग को लंबा और व्यापक बनाने के लिए तैयार है। दूसरी ओर ईरान भी लगातार जवाबी हमले कर रहा। IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी F-35 जेट को निशाना बनाया और उसे नुकसान पहुंचाया। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सिर्फ इमरजेंसी लैंडिंग की पुष्टि की है। इसके अलावा ईरान ने कतर के रास लाफान LNG प्लांट और इजराइल के कई इलाकों पर मिसाइल हमले किए, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ऊर्जा ठिकानों पर हमलों ने वैश्विक बाजार को झटका दिया है। कतर की गैस सप्लाई प्रभावित होने से दुनिया भर में LNG की कमी का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर हालात नहीं सुधरे तो गैस और तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा आयात करते हैं। निशंका मानवीय संकट भी गहराता जा रहा है। लेबनान में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और हजारों की मौत हो चुकी है। बच्चे मानसिक तनाव झेल रहे हैं और बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही। संयुक्त राष्ट्र ने मदद की अपील की है, लेकिन हालत तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। ये जंग अब सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि मानवीय त्रासदी बनती जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। यहाँ पे पेट्रोल के कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इससे बड़ी खबर सामने आई है। प्रीमियम पेट्रोल ₹2.35 प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। IOCL, HPCL और BPCL ने बढ़ाए दाम। दिल्ली में प्रीमियम पेट्रोल 107 से 112.30 तक पहुंचा है। मुंबई में कीमत 115 से 120 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर पहुंची है। सामान्य पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से यह असर देखने को मिला है। मिडिल ईस्ट तनाव से तेल बाजार में उछाल। लग्जरी कार और स्पोर्ट्स बाइक यूजर्स पर ज्यादा असर। देश में पेट्रोल की कीमतों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आम जनता को फिलहाल राहत जरूर मिली है, लेकिन प्रीमियम फ्यूल इस्तेमाल करने वालों की जेब पर सीधा असर पड़ा है। सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने स्पीड, पावर और XP95 जैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में ₹2 से ₹2.35 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में अब प्रीमियम पेट्रोल ₹112.30 तक पहुंच गया है, जबकि मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में ये और भी महंगा हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, खासकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण है। इसके अलावा प्रीमियम फ्यूल में इस्तेमाल होने वाले एडिटिव्स की लागत भी बढ़ी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में आम पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल बाजार की नजर कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक हालत पर टिकी हुई है। अभी क्या रेट हुआ और क्या प्रीमियम पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, कितना था पहले और अभी क्या रेट हुआ और क्या फर्क लग रहा है? पहले था 101 रुपये ने 43 पैसा था, अभी 103 रुपये ने 42 रुपये हो गया है और ₹1.59 भाव बढ़ गया है। अभी भाव बढ़ने की क्रांति से क्या आती है?
लड़ाके पे असर है, अभी ज़्यादा फ्लो ज़्यादा हो रहा है अभी थोड़ा। लोगों का क्या रिएक्शन? लोगों का क्या, अभी वो तो स्पीड अभी उसकी जगह नॉर्मल पेट्रोल पर आएंगे, स्पीड का रेट ज़्यादा है नॉर्मल पेट्रोल से। जो प्रोग्राम है ना, आपका नाम बताएं? प्रकाश भाई। प्रकाश भाई, ये बताएं कि पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल जो है वो 2 रुपये 9 पैसे बढ़ गए हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे इस बढ़ोतरी को लेकर? अभी इसमें हम क्या कह सकते हैं, जो अभी परिस्थिति है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर और उसके ऊपर से जो हमको पर जो दबाव आ रहा है वो पेट्रोल का और भी बढ़ेगा ऐसा हमको लगता है। तो यहाँ आप लोग जैसे सामान्य व्यक्ति है उसके ऊपर भार पड़ रहा है। बहुत 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 भार पड़ता है, ये इसमें पड़ता है, पेट्रोल में पड़ता है, गैस सिलेंडर में पड़ता है, गैस में पड़ता है, सब को भारी पड़ता है। कैसे सहन होगा, लोग कैसे वहन करेंगे ये सब? वो इसको अपने का सोच है, अपने अपनी सोच है, क्या करेगा वो, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। कहेंगे कि मुझे बोलना है। आपका नाम बताएं? जी, मेरा नाम हमजा है, सूरत से हूँ मैं। मुझे बताएं कि पेट्रोल के दाम 2 रुपये 9 पैसे बढ़े हैं, इसका क्या असर देखते हैं आप लोगों के लिए? जी, असर तो आप देखिए जैसे बढ़ते ही जा रहा है, तो ये तो कुछ सही बात नहीं है, बिकॉज जो आम जनता है उसके लिए तो बहुत काफ़ी दुखद दे वाला माहौल है ये। तो ये मेरी ये राय ये रहेगी सरकार से कि कुछ इसके लिए ध्यान दें। हाँ, विजय जालंधरा। ये बताएं कि पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपये 9 पैसे बढ़ गए हैं, कितना जेब पर असर पड़ेगा आपको? जेब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वृंदावन को लेकर, जहां पर वहां से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में नए ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने आधुनिक चिकित्सा और करुणा के समन्वय को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहद जरूरी बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक चेतना और मानव सेवा का एक अनूठा उदाहरण है, जो प्रेम और निस्वार्थ सेवा की भावना को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कैंसर को एक गंभीर चुनौती बताते हुए समय पर जांच और गुणवत्तापूर्ण इलाज की अहमियत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगे इलाज के कारण कई परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सेवा भाव से जुड़े संस्थान बड़ी भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति ने आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दुनिया की मौजूदा स्थिति और समाज में अनुशासन की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, युद्ध हो रहे हैं और हालात सबके सामने हैं। मोहन भागवत ने समाज को संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिना नियम और मर्यादा के चलता है तो ठोकर लगना तय है। भीड़ में हादसों का जिक्र करते हुए उन्होंने अनुशासन को सबसे बड़ी सुरक्षा बताया। उनका कहना था कि अनुशासन का पालन करना आसान नहीं है, इसके लिए निरंतर अभ्यास और आदत जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने धर्म को सिर्फ ग्रंथों तक सीमित न मानते हुए कहा कि धर्म हमारे आचरण और व्यवहार में दिखना चाहिए। उनका जोर था कि भारत में धर्म के पीछे एक मजबूत सामाजिक शक्ति का होना बेहद जरूरी है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिए। एक प्रचंड धार्मिक जागृति पहले शुरू हुई, उसके बाद बाकी सारी बातें हुई। फिर स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, फिर नए भारत ने अपना संविधान बनाया उसी धर्म दृष्टि के आधार पर। जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यही दृष्टि थी। संविधान में चितारे हुए सारे चित्र है, हमारी इसी परंपरा को दर्शाते हैं। उसके आधार पर हमें फिर से चलना शुरू किया, लेकिन वो संविधान कानून हो गया। आचरण चाहिए, उस आचरण का लोप ये मूल समस्या थी। उसको जागरूक करने के लिए धर्म जगत की सक्रियता बने, इन सारी बातों के बारे में समाज जागरूक हो जाए, समाज जुड़े, आपस के भेद बूट कर एक साथ हो और शक्ति संपन्न बनकर सारे विश्व का तारणहार जो उपाय है उस उपाय को करने लगे। इस उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हमारे धर्माचार्यों ने एकत्रित होकर, पूजनीय गुरुजी भी उसमें थे, वो की। तो ये जो काम है एक संस्था संगठन का काम है नहीं, न ये केवल हमारा काम है, हमारा यानी भारत का या हिंदू समाज का। करना तो हमें ही है, दूसरा कोई करेगा नहीं। लेकिन ये करना ऐसे है कि हम करने लगेंगे, हमारे उदाहरण से
हमारी शक्ति के कारण आवाज सुनी जाएगी तब समझ में आएगी। दिल्ली से विदेश नीति और सुरक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में ओमान, मलेशिया, फ्रांस, जॉर्डन और कतर के नेताओं से बातचीत की है, जिसमें मौजूदा वैश्विक हालात और क्षेत्रीय तनाव पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने खास तौर पर जॉर्डन का धन्यवाद किया है, जिसने युद्ध के दौरान इजरायल में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी में अहम भूमिका निभाई। बड़ी संख्या में भारतीय जॉर्डन के रास्ते स्वदेश लौटे हैं। वहीं समुद्री सुरक्षा को लेकर भी राहत भरी खबर है। राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोई समुद्री घटना नहीं हुई है और 22 भारतीय जहाजों व 611 नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। सरकार लगातार हालत पर नजर बनाए हुए और 24 घंटे कंट्रोल रूम के जरिए हर कॉल और संदेश का तुरंत जवाब दिया जा रहा है। I would like to update you with the developments that have happened since we last met here. Prime Minister has spoken to 5 world leaders yesterday. He spoke to leaders of Oman, Malaysia, France, Jordan, and Qatar. In these conversations, Prime Minister put forth India's position on the ongoing conflict in West Asia. He highlighted the need to prioritize dialogue and diplomacy for de-escalation and the subsequent restoration of peace and stability. Prime Minister strongly condemned attacks on energy infrastructure. Prime Minister and the various leaders reiterated their support for safe and free navigation through the Strait of Hormuz. Prime Minister spoke with the Sultan of Oman and conveyed advanced Eid greetings to him and to the people of Oman. Prime Minister reiterated India's condemnation of the violation of Oman's sovereignty and territorial integrity and appreciated Oman's efforts in facilitating the safe return of Indian nationals. Prime Minister, thereafter, he also spoke to the Prime Minister of Malaysia, Mr. Anwar Ibrahim, and conveyed warm greetings on the occasion of the upcoming festival of Hari Raya Eid al-Fitri. Both leaders discussed the ongoing situation in West Asia and expressed their deep concerns at the developments there. Prime Minister also had a conversation with the President of France, His Excellency Emmanuel Macron. Both leaders discussed the situation in West Asia. They agreed to continue close coordination to advance peace and stability in the region and beyond. Prime Minister also had a conversation with His Majesty King Abdullah II of Jordan. He had also earlier spoken to King Abdullah and conveyed Eid greetings. Both leaders discussed the evolving situation in West Asia. They also strongly condemned attacks on energy infrastructure, noting the risk of avoidable escalation. Both sides reaffirmed the support for unhindered transit of goods and energy. Prime Minister expressed deep appreciation for Jordan's efforts in facilitating the safe return of Indians who were stranded in Israel during the war, during this conflict, have been exiting to Jordan and from there coming home. Prime Minister spoke with His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the Amir of Qatar, and conveyed warm greetings, Eid greetings to him and the people of Qatar. Prime Minister reiterated that India stands in solidarity with Qatar and strongly condemned the attacks on region's energy infrastructure. Prime Minister expressed gratitude for the care and support extended by the Amir of Qatar to the Indian community, and both sides reaffirmed their strong support for safe. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर बड़ा ऐलान किया। नवरात्रि के दूसरे दिन दिल्ली के बस बेड़े में 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही राजधानी में कुल बसों की संख्या बढ़कर 6100 हो गई है। मुख्यमंत्री ने इसे दिल्ली के लिए एक शुभ शुरुआत बताते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को इलेक्ट्रिक बनाना है। इससे न सिर्फ यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी बल्कि प्रदूषण कम करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के जरिए सरकार स्वच्छ और हरित परिवहन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे आने वाले समय में राजधानी की हवा और ट्रैफिक दोनों पर
सकारात्मक असर पड़ सकता है। दिल्ली के लिए आज का दिन बेहद ही शुभ है। नवरात्रों का दूसरा दिन 300 नई ईवी बसेस दिल्ली के बेड़े में आज जोड़ी गई है। 6100 बसें आज की डेट में हो गई हैं, जो लगातार दिल्ली को गति देने वाली हैं। हमारा दिल्ली के साथ वायदा है कि पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट जो है हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार लगातार उस दिशा में बढ़ रही है और आज 300 नई बसों का उस फ्लीट में जुड़ना सच में हमारे लिए गर्व की बात है। और साथ ही हमने अंतर्राज्यीय बस सेवा दिल्ली से गाजियाबाद के लिए भी आज शुरू की है। ये हमारा 5वां इंटरस्टेट रूट है। और एक डीटीसी ऑफिस जो यहाँ आज नया डीटीसी ऑफिस बनने का काम भी आज से यहाँ पे शिलान्यास उसका किया गया। हमारा पूरा प्रयास है कि हम दिल्ली परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करें, दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बेहतर करें। हमारे बस डिपोज़, हमारे बस अड्डे, हमारे यहाँ चार्जिंग स्टेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में देश और दुनिया में सर्वोत्तम होना चाहिए। उसके लिए दिल्ली सरकार, हमारा परिवहन मंत्रालय काम कर रहा है। मेरी ओर से सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं नवरात्रों की भी, और दिल्ली को मिले इस। हैदराबाद से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा और विवादित बयान सामने आया। उन्होंने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल पर निशाना साधते हुए कहा कि ईरान को गाजा की तरह तबाह करने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने चेतावनी दी कि अगर कोई यह समझता है कि ईरान को खत्म कर देने से मामला खत्म हो जाएगा तो ये गलतफहमी है। उनके मुताबिक इसके बाद तुर्की और अन्य अरब देशों की बारी आ सकती है, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ सकती है। इससे पहले कि ओवैसी लगातार अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई की आलोचना करते रहे हैं और इस युद्ध को क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा बता चुके हैं। आज आप देखते हैं कि इस जंग की वजह से अमेरिका और ज़ायनिस्ट, ये ट्रंप और नेतन्याहू गजा की तरह ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ईरान बर्बाद हो जाएगा तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, तुर्किया की बारी आएगी, पूरे अरब ममालिक की बारी आएगी। नुकसान किसका हो रहा है? अरबों का हो रहा है, नुकसान अरबों का हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कसरत से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस जंग को खत्म कर दे, इस जंग को खत्म कर दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ करते हैं कि ये जो असासे जात हैं जो अरब ममालिक में है, ये सदका है मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिस सरजमीन पर आका के खद्म मुबारक चले वहीं पर तो जमीन के नीचे से अल्लाह ने उस पर दौलत रखी। आज ये जालिम लोग, ये ट्रंप नेतन्याहू बर्बाद करना चाहते। जम्मू कश्मीर से एक अहम बयान सामने आया है, जहां फारूक अब्दुल्ला ने ईरान इजराइल संघर्ष को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि युद्ध न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया पर गंभीर असर डाल सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने अपील करते हुए कहा कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए ताकि आम लोग चैन और सुकून से जीवन जी सकें। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर के लोग और इस्लामिक समुदाय की दुआएं हैं कि हालात सामान्य हों और इस कठिन समय से राहत मिले। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये संघर्ष लंबा खींचता है तो इसका असर वैश्विक स्तर पर पड़ेगा, जिसमें भारत भी अछूता नहीं रहेगा। ऐसे में शांति बहाली की सबसे बड़ा समाधान है और सभी पक्षों को बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिए। बहुत असर पड़ेगा, बहुत सख्त असर पड़ेगा, न सिर्फ हमारे मुल्क पे, दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। और इसीलिए जल्द से जल्द ये जंग बंद होनी चाहिए। अल्लाह करे कि ये जंग ख़त्म हो, अमन आए और लोग आराम से रह सकें। अल्लाह करे इन लोगों की दुआएं जो हैं आलम इस्लाम के साथ आज हैं कि अल्लाह इस मुसीबत से उनको निकाले और हम लोग अल्लाह की तरफ रुजू हों। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने फिल्म धुरंधर 2 को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाओं और राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं दिखाती और हर मुद्दे को अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत देखती है। अरुण साव ने आरोप लगाया कि अगर कोई विषय कांग्रेस के हित में नहीं होता तो वे उसका विरोध करती हैं।
बता दें कि कांग्रेस ने धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा फिल्म बताया, जिस पर अब सियासी घमासान तेज हो गया। कांग्रेस पार्टी का ये दुर्भाग्य है कि आज न तो उन्हें जन भावनाओं की कदर है, न देश के प्रति उनकी कोई निष्ठा और श्रद्धा है। केवल और केवल अब तक वो अपने राजनीतिक एजेंडे के आधार पर काम करते रहे हैं। देश के एजेंडे पर कभी कांग्रेस पार्टी ने चिंता नहीं की, न कभी काम किया। आज देश के एजेंडे पर काम हो रहा है तो उन्हें दर्द हो रहा है। देश में संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उसके अनुरूप ये मूवी बनती है, उन्हें जाकर देखना चाहिए, समझना चाहिए। बिना देखे और समझे विरोध। तो ये थी कुछ खास और अहम खबरें फाइनल रिपोर्ट के अंदर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी फाइनल रिपोर्ट में कुछ खास और अहम खबरों के साथ, कुछ बड़ी खबरों के साथ, कुछ राज्यों और कुछ देश विदेश की खबरों के साथ। फिलहाल आज के फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। दास न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। The reason I chose SP Smart School is because it prepared me for my boards examination as well as for my competitive examinations. The previous year results have been a testament of this statement. With over 18 positions, 700 distinctions and the UT topper being from our school is our huge pride. The results of the competitive examinations have also been commendable. The students who are not a part of SP Smart School program have no idea what they are missing out on. Transforming education through life skills and lifestyle learning. Beyond books, excellence in sports, NCC and co-curricular activities. At Kingstar, every facility speaks of quality and commitment. From professional cricket grounds to advanced indoor setups, Kingstar provides everything a young sportsperson needs to perform at the highest level. With commerce and humanities, we lay the foundation of careers in finance, business, and the social and governance sector. Building leaders in finance and business. Shaping leaders in society and governance. Highest positions in boards and competitive. NEET Sure for medical students, GE Sure for non-medical students, and direct programs for commerce and arts. Turning medical dreams into NEET success. 100 plus SP Smartians on the path to becoming doctors. Admissions are open for classes 11 and 12 in medical, non-medical, arts and commerce streams. SP Smart School. Visit our campuses to register.